Okay, so hello everyone, welcome to our YouTube channel Code with Ash. So in today's video, we will learn about the time complexity and the space complexity. Okay, क्या पढ़ने वाले हैं आज अपन टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. तो ये मेरा टाइम हो गया एंड स्पेस. ठीक है, इन दोनों में मेजरली डिफरेंस क्या होता है. जनरली आता ही है क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में. ठीक है, कि टाइम एंड स्पेस क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी कैसे उसका फाइंड करना पड़ता है, वो सब आता ही है. ठीक है, एक मिनट. एक कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, अरे यार पेन को पता नहीं क्या हो गया. ठीक है, अब देखो सबसे पहले ना अपन इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है वो देखेंगे, उसमें जो भी उसके नोटेशंस होते हैं वो देखेंगे, फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे. इस तरीके से अपन इसको पूरा कवर करेंगे. ठीक है, तो जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि मेरे पास यूनिट 1 में पहले टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा, उसके 3 अलग-अलग वेज होते हैं, तो आज मैं इतना कवर करने वाला हूँ पूरा. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट इसमें अपन इन्हीं तीनों का एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे. ठीक है, तो आज अपना पहला कॉन्सेप्ट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. क्या है आज अपन सबसे पहले पढ़ने वाले कि एग्जैक्टली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है. देखो, एज अ नेम सजेस्ट, एज अ नेम गिवन, नेम में क्या दिया है, टाइम. यानी कितना यानी टाइम दिया, इसका मतलब क्या होगा कि ऑफ कोर्स जो भी मेरा कुछ भी कोड होगा या फिर जो भी मेरा प्रोग्राम होगा उसको जितना भी टाइम लगता होगा उसी को अपन बोलते होंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, द टाइम. ठीक है, साथ साथ में लिखिए, द टाइम विच इज द टाइम विच इज needed to executed an step of instructions are said to be an time complexity. ठीक है, इसी को अपन क्या बोलेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, मैं देखूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज 2x पे देखिए, क्योंकि लिखना पड़ता है, दैट्स व्हाई स्पीड स्लो हो जाती है. ठीक है, अब देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है. टाइम मतलब जो भी मेरे पास नंबर ऑफ कोड होगा, जैसे कि मैंने पहले कोड में लिखा, मैं पहले अपना नाम प्रिंट कराऊंगा, फिर फॉर लूप लगाऊंगा, फिर एक एरे को सॉर्ट आउट करूंगा, फिर एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा, फिर असेंडिंग में, जो भी कुछ होगा. लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन होगा, जैसे हमने रन पे दबा दिया, रन की बटन दबने के बाद उसको जितना भी टाइम लगता होगा, यानी स्क्रीन पे जो अपनी स्क्रीन रहती है ना, जैसे कि अब मैंने पकड़ लिया कि भाई ये क्या है, मेरी स्क्रीन है. ठीक है, इस स्क्रीन पे जो आउटपुट आता है, ठीक है, इस आउटपुट के लिए क्या होता है, टाइम. जितना भी इसको टाइम लगता है ना, उसी को अपन बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. मतलब हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर एन एग्जीक्यूशन ऑफ इन पर्टिकुलर स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन. स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नथिंग बट दैट इज अ कॉल्ड ऑफ प्रोग्राम. ठीक है, स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही अपन प्रोग्राम भी कहते हैं. ठीक है, इंस्ट्रक्शंस ऐसा लगा देना. ठीक है, अब ब्रैकेट में आप इसके प्रोग्राम भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट द टाइम विच इज नीडेड टू एग्जीक्यूट एन प्रोग्राम इज सेट टू बी एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, सेट टू बी. ठीक है, सेट टू बी एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, अब ये तो हो गया अभी एग्जैक्टली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या. ठीक है, अब इसमें अलग तरीके से भी एक डेफिनेशन आते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एन इनपुट्स करके, ऐसे भी एक तरीके की डेफिनेशन आती है. ठीक है, तो मैं वो वाली डेफिनेशन में कल के दिन अपने जो भी अपना ये चैनल है, इस चैनल पर मैं पोस्ट वाले सेक्शन में वो प्रॉपर डेफिनेशन अच्छे से डाल सकता हूँ. लेकिन फॉर बाय रेफरेंस, फॉर इंटरव्यू क्वेश्चनिंग एंड फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंडिंग, आप ये डेफिनेशन को कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, तो ये हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. अब इसके अपन 3 अलग-अलग वेज देखते हैं. ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में 3 अलग-अलग वेज आते हैं. ठीक है, क्या आते हैं, 3 डिफरेंट तरीके के वेज आते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक, अब देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने के ना 3 अलग-अलग तरीके आते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो तीनों तरीके लिखता हूँ. तीनों के अपन ग्राफ देखेंगे आज के पूरे लेक्चर में, और बाद में उनका इम्प्लीमेंटेशन जो न्यूमेरिकल है वो अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर में आराम से सॉल्व करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है. ओके, सो अब देखो सबसे पहला इसमें आता है अपना वर्स्ट केस. क्या आता है सबसे पहला इसमें आता है, वर्स्ट केस. क्या आता है, वर्स्ट केस. ठीक है, वर्स्ट केस को ही अपन डिनोट करते हैं बिग ओ. कैसे डिनोट करते हैं, बिग ओ. फिर नेक्स्ट आता है अपना एवरेज केस. क्या आता है, एवरेज एवरेज केस. ठीक है, और इसको अपन डिनोट करते हैं जनरली थीटा से. किससे डिनोट करते हैं, थीटा से. और बाद में नेक्स्ट आता है अपना बेस्ट केस. क्या आता है, बेस्ट केस. ठीक है, इसको अपन डिनोट करते हैं ओमेगा से.
ओमेगा मतलब वही अपना ओम्स लॉ वाला फिजिक्स का वही सिंबल है, ठीक है। अब इसके और भी कुछ अलग अलग तरीके के नाम है, ठीक है, मैं यहाँ पे वो मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जो भी अपना वर्स्ट केस है ना, इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, इसको अपन अपर बाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? अपर बाउंड, ठीक है। इसको अपर बाउंड बोलते हैं, तो फिर इसको लोअर बाउंड बोलेंगे। देखो, इसका अपोजिट पूरा ये रहता है, ठीक है। ये जैसा रहेगा उसका पूरा अपोजिट ये रहेगा, हमेशा याद रखना। और ये बीच वाला ना इसके जैसा भी थोड़ा बहुत एक्ट करता है, इसके जैसे भी एक्ट करता है, इसलिए बीच में रहता है ना, एवरेज केस यानी मिडल ऑफ द रेंज में रहता है ये वाला केस, ठीक है। तो ये अपर बाउंड होगा, तो ये लोअर बाउंड होगा। क्या होगा ये? लोअर, लोअर बाउंड, ठीक है। तो बीच वाला क्या रहेगा? टाइट बाउंड। बीच वाला क्या रहेगा अपना? टाइट बाउंड। हाँ, ये अपर बाउंड, ये लोअर बाउंड, तो बीच वाला क्या रहेगा अपना? टाइट बाउंड, टाइट बाउंड, ठीक है। अब देखो, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा एक्सप्लेन वर्स्ट केस, एवरेज केस या फिर बेस्ट केस, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? बिग ओ, थीटा या फिर ओमेगा, या फिर अपर बाउंड, टाइट बाउंड, लोअर बाउंड। इन तीनों में से कोई भी एक नाम है, मतलब आपको यही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब ये क्या होगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बोलते इसको, अपन बोलते हैं असिंथोटिक नोटेशंस। इन्हीं तीनों को अपन क्या नाम दे सकते? इन्हीं तीनों को अपन यहाँ पे और एक तरीके का इनका नामकरण दे देते हैं अपन, असिंथोटिक नोटेशंस। क्या बोलते हैं इनको अपन? असिंथोटिक नोटेशन। जो भी अपन को आते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन असिंथोटिक नोटेशन विद द डिफरेंट टाइप्स, तो ये उसके 3 डिफरेंट वेज है, उसके 3 डिफरेंट टाइप्स है कि असिंथोटिक नोटेशंस क्या होता है, ठीक है। असिंथोटिक नोटेशन, ठीक है। अब देखो, अब अपन एक एक करके वर्स्ट केस को पहले पढ़ेंगे, फिर एवरेज केस को पढ़ेंगे, फिर बेस्ट केस को पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इन्हीं का दूसरा नाम भी क्या है? असिंथोटिक नोटेशंस बोलो या फिर असिंथोटिक एनालिसिस, जो भी है। असिंथोटिक का मतलब यही तीन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आया एक्सप्लेन लोअर बाउंड, अपर बाउंड, टाइट बाउंड, कुछ ऐसा, मतलब यही एक्सप्लेन करना है, ठीक है, हमेशा रखना। और ये किसके रिगार्डिंग में आते हैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के कॉन्सेप्ट में आते हैं, ठीक है। अब देखो, अब एक करके अपन सबसे पहला वाला अपन कॉन्सेप्ट लेते हैं, वर्स्ट केस। क्या लेते हैं अपन? वर्स्ट केस, ठीक है। मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, क्या है? वर्स्ट केस। वर्स्ट केस, अब एग्जैक्टली वर्स्ट केस होता क्या है, कैसे वर्क करता है, वो देखते हैं। अब देखो, वर्स्ट केस जैसे मैंने बोला था यहाँ पे कि जो वर्स्ट केस होता है और जो बेस्ट केस होता है वो दोनों अपोजिट में होता है, ठीक है। अब देखो, वर्स्ट केस को अपन डिफाइन कर सकते हैं। वर्स्ट केस इज ऑल्सो डिफाइंड एज द मैक्सिमम, लिखो मेरे साथ साथ आप सब भी, द मैक्सिमम, द मैक्सिमम टाइम। अब देखो, पहले क्या था अपना, किसका टाइप है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या करते हैं? जिसको टाइम रिक्वायर्ड लगता है, जो भी उसका नीडेड टाइम होगा फॉर द एग्जीक्यूशन, उसको अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। तो वर्स्ट मतलब सबसे खराब वाला सिनेरियो क्या होगा? मैक्सिमम, यानी सबसे ज्यादा टाइम जहां लगता होगा एग्जीक्यूशन के लिए, उसको अपन बोलेंगे वर्स्ट केस। तो फिर बेस्ट केस क्या होगा? सबसे मिनिमम। एवरेज केस क्या होंगे? मिडल ऑफ द टाइम, ठीक है। इस तरीके से अपन इनको शॉर्टकट में याद रख सकते हैं, ठीक है। द मैक्सिमम टाइम required, the maximum time required for any input, अब इसमें थोड़ी डेफिनेशन में मैं चेंज कर रहा हूँ, फॉर एनी इनपुट ऑफ साइज एंड फॉर एग्जीक्यूशन, फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब देखो, ये जितना भी एग्जीक्यूशन का टाइम होगा, जो भी इनपुट होगा, आप ये साइज इनपुट ऑफ साइज एन आप इस डेफिनेशन में भी डाल सकते हो। द टाइम विच इज नीडेड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द इनपुट ऑफ साइज एन, इनपुट ऑफ साइज एन इज सेड टू बी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इस तरीके से भी डेफिनेशन यहाँ पे बन सकती है, लेकिन ये इजी वाली थी, इसे मैंने ये वहां पे चिपका दी, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया? द मैक्सिमम टाइम विच विल बी नीडेड फॉर एनी इनपुट ऑफ साइज एन फॉर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज वर्स्ट केस, यानी सबसे खराब केस क्या होता है कि जो भी मेरा मैक्सिमम टाइम, जिस भी चीज में को सबसे ज्यादा टाइम लगता होगा एग्जीक्यूशन के लिए, उसको अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं? वर्स्ट केस बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन नेक्स्ट वे से भी बोल सकते हैं, लॉन्गर टाइप, या फिर ठीक है नेवर, जिसमें एकदम ज्यादा टाइम लगता होगा ना, उसको बोलते हैं अपन, ठीक है। ठीक है, तो अब इसमें यानी इसको और एक देखो, सिंपली अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज द maximum, that is the maximum steps are required, are required, are required to complete,
आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट, यानी जितने भी मैक्सिमम स्टेप्स लगते होंगे कंप्लीट करने के लिए उसी को अपन बोलते हैं वर्स्ट केस। ठीक है, अब इसका अपन ग्राफ देखते हैं। ठीक है, देखो ग्राफ बहुत सिंपल होता है, ग्राफ में कुछ भी चिल्लम चाल्ली नहीं करने का, ग्राफ एकदम चिल्लर चिल्लर रहता है। ठीक है, अब देखो वर्स्ट केस का ग्राफ सबसे पहले अपन ने ये अपना निकाल दिया। अब देखो ये अपनी हो गई वाई एक्सिस, ठीक है, ये हो गई अपनी एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसा अपन को हमेशा से लगता था, बट हियर ऐसा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं रहता, ये रहता है अपना टाइम। क्या रहता है? ये टाइम। और ये रहता है इनपुट। क्या रहता है? इनपुट। इनपुट ब्रैकेट में एन, क्योंकि मैंने यहाँ पे एन से डिनोट करा था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? एन। अब इसमें अपन को निकालना है ग्राफ। तो सबसे पहले इसमें दो चीजें होती है, एक रहता है अपना सी डॉट जी ऑफ एन, दूसरा रहता है एफ ऑफ एन। ठीक है, तो सी डॉट जी ऑफ एन की एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन निकलती है। क्या निकलती है? एकदम स्ट्रेट लाइन। और इसको मैंने ऐसा लिखा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? सी डॉट जी ऑफ एन। C इज नथिंग बट दैट इज द कांस्टेंट। अब यहाँ पे C ही नहीं हो सकता, यहाँ पे बिग O हो सकता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा बिग ओ, ओमेगा, थीटा, जो भी होता है, जो भी कांस्टेंट होगा वो बिग ओ रह सकता है, कुछ भी और अदर कांस्टेंट है वो यहाँ पे रहेगा। जी ऑफ जितना उसका फंक्शन, अगर वो लूप में होगा तो सिर्फ एन आएगा, फॉर लूप वाइल लूप होगा तो उस हिसाब से वो एन का पावर में चेंजेस होता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना जी ऑफ एन। दूसरा आता है अपना एफ ऑफ एन। तो एफ ऑफ एन का थोड़ा सा जिगजैग वे में निकलता है। ठीक है, वो मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पे दो लाइन पहले ऊपर जाना हमेशा, ठीक है, फिर दो लाइन नीचे आना। ठीक है, एक, दो, वापस से ऊपर जाना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे खत्म करके इसको इसके ही रिस्पेक्ट में ऐसा निकालना है, और इसको लेबल देना है एफ ऑफ एन। और यहाँ पे ऐसे डॉटेड 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 दिखा के यहाँ पे मेंशन करना है के। ठीक है, और ये अपना जीरो। ठीक है, इतना हो गया आपका किस चीज का ग्राफ हो गया? ये आपका ग्राफ हो गया वर्स्ट केस एनालिसिस का। अब देखो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसकी कंडीशन होती है। ठीक है, कंडीशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैं इसको बीच में लिख रहा हूँ, कंडीशन। ठीक है, जो भी कंडीशन होती है ना वो अच्छे से याद रखना, आगे चल के आपको कंडीशन का बहुत ज्यादा काम आने वाला है। सबसे पहले एफ ऑफ एन क्या होता है? एफ ऑफ एन देखो ये एकदम ऊपर जा रहा है, मतलब ये क्या होगा? बड़ा होगा इसके मुकाबले, यानी एफ ऑफ एन इज लेस देन सी डॉट जी ऑफ एन। क्लियर हुआ? अब देखो जो मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी है ना, ये कंडीशन बहुत हद तक काम की है। जो मैं आगे आपको बोल रहा था कि वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस के जो अपन को न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं वो इसी कंडीशंस के ऊपर में सॉल्व होते हैं। दैट्स व्हाई ये कंडीशन याद रखना हमेशा। ठीक है, तो ये हो गया अपना वर्स्ट केस। वर्स्ट केस मतलब क्या होता है? जो मैक्सिमम टाइम रहता है, फिर जो मैक्सिमम स्टेप्स विल बी नीडेड फॉर द एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज द वर्स्ट केस। उसका ग्राफ निकाल दिया, उसकी कंडीशन लिख दी, उसके दो फॉर्मूले नोटेशन, इनपुट एंड टाइम सब दे दिया, तो यहाँ पे अपना वर्स्ट केस हो चुका है, खत्म। मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट केस, दैट इज द एवरेज केस। ठीक है, लेकिन एवरेज के पहले अपन बेस्ट पढ़ते हैं, क्योंकि अब मैंने पहले ही बोला था कि वर्स्ट और बेस्ट अपोजिट होता है। तो वर्स्ट हो गया, अब डायरेक्ट बेस्ट को चालू करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बेस्ट केस क्या होता है। ठीक है, हेडिंग देते हैं वापस से, कौन से पेन से दिया था? रेड। ठीक है, यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया, एक मिनट। ठीक है, हेडिंग क्या है? बेस्ट केस। बेस्ट केस। अब देखो बेस्ट केस क्या होगा? ऑफ कोर्स इसका पूरा अपोजिट रहेगा। बेस्ट केस यानी कैसे? एक मिनट में यहाँ पे कुछ भूल गया क्या? हाँ, देखो इसमें ना मैंने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने छोड़ दिए। ये जो होता है वर्स्ट केस, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको ही मैं बिग ओ क्या देता हूँ? इसको बिग ओ, BIG, बिग ओ से डिनोट करते हैं। अदरवाइज इसी को मैं कैसे डिनोट करता हूँ? अपर बाउंड। कैसे डिनोट करता हूँ? अपर बाउंड। ठीक है, इस तरीके के दो नाम भी आते हैं। वर्स्ट केस को ही अपन बिग ओ से भी डिनोट करते हैं, ओ को ब्रैकेट में डालो। ठीक है, बिग ओ भी रहता है या फिर अपर बाउंड भी रहता है। सिमिलरली जो मेरा बेस्ट केस है, इसको मैं किस तरीके से डिनोट करता हूँ? बेस्ट केस को मैं क्या बोलता हूँ? बेस्ट केस को मैं ऐसा ओमेगा भी लिखता हूँ। ठीक है, ओमेगा। उसके बाद में नेक्स्ट इसको मैं क्या बोलता हूँ? लोअर बाउंड भी बोलता हूँ। क्या बोलते हैं इसको अपन? लोअर, जो मैंने यहाँ पे पहले ही लिखा था ना, ये वाले ही सेंटेंस में, बस यहाँ पे अच्छे से लिख रहा हूँ। क्या बोलते हैं अपन इसको? लोअर बाउंड। ठीक है, इस तरीके के दो नाम आते हैं बेस्ट केस के कैटेगरी में। अब नेक्स्ट, अब अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। बेस्ट केस क्या होता है? बेस्ट केस मतलब द मिनिमम। पहले में क्या था? द मैक्सिमम था, तो सेकंड में क्या रहेगा? द मिनिमम। क्या होता है इसका? द सॉरी the minimum time required
the minimum time required for any input for any input of size n for execution for execution। ठीक है, अब इसी को अपन नेक्स्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज द मिनिमम स्टेप्स आर required to complete it required to complete it। नहीं, पहले में क्या था, मैक्सिमम स्टेप था, तो इसमें क्या रहेगा, मिनिमम स्टेप। अब इसको एक्सप्लेन करने की कुछ जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको समझ जाएगा कि क्या होता है बेस्ट केस एनालिसिस। क्या होता है जिसमें मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होता है, जो भी मेरा एग्जीक्यूशन होता है मिनिमम टाइम में, यानी जो भी सबसे कम से कम टाइम लगता है उसको अपन बेस्ट केस मानते हैं। ठीक है, और ये हमेशा अच्छा वाला रहता है। ठीक है, तो इसको ऐसे स्टार मार्क करने का। ठीक है, हमेशा इसी को लेके चलने का। जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो कुछ भी, तो हमेशा इसको मध्य नजर रख के हमेशा अपना प्रोजेक्ट बनाने का। ठीक है, कि बेस्ट केस एनालिसिस क्या निकलता है करके तुम्हारा, वर्स्ट केस नहीं होना चाहिए प्रोजेक्ट में। ठीक है, बेस्ट केस होना चाहिए। ठीक है, तो बेस्ट केस मतलब सबसे कम से कम टाइम लगना चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, बेस्ट केस। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मिनिमम स्टेप विच आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन इज कॉल्ड एज एन बेस्ट केस। ठीक है, इसके दो नाम आते हैं, ओमेगा एंड दी लोअर बाउंड। ठीक है, तो इनका भी मतलब यही होता है। आप चाहे तो ये दोनों नाम डेफिनेशंस में भी मेंशन कर सकते हो। द बेस्ट केस एनालिसिस इज आल्सो नोन एज द लोअर बाउंड एंड आल्सो नोन एज द ओमेगा, वैसा भी मेंशन कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अब इसका ग्राफ देखते, सिमिलरली ग्राफ आएगा वही, अपन को पहले टाइम की एक्सिस निकालनी पड़ेगी। ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया टाइम का एक्सिस। नेक्स्ट इसके बिसाइड में क्या रहता है, यहाँ पे मेरा इनपुट रहता है, इनपुट एन। अब देखो इस ग्राफ में क्या था, पहले स्ट्रेट लाइन गई थी, बाद में ये ऊपर गया था, दैट्स व्हाई ये मेरी कंडीशन हायर निकली थी। बट इसमें क्या होगा, बेस्ट केस ये लोअर है, मतलब वो नीचे में आएगा, ऐसा कुछ बोल रहा है। अच्छा, ग्राफ ही नहीं दिख रहा था क्या, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा इसमें, सी ऑफ एन। ठीक है, तो वो कैसे चालू होगा, सॉरी थोड़ा सा आज आवाज आ रहा होगा आपको बाहर का। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं, पता नहीं ये क्या निकल रहा है, सी ऑफ एन तो नहीं लग रहा मेरे को, ये एफ ऑफ एन ही निकल रहा है। ठीक है, अब देखो पहले इसमें क्या था, रुको मैं पहले निकाल लेता हूँ, इसको लेबल दे देता हूँ एफ ऑफ एन। ठीक है, अब सी ऑफ एन को ऐसे निकालना है मेरे को, ऐसा करके जाना है, फिर ओके। ये क्या हो गया मेरा, सी डॉट जी ऑफ एन। ठीक है गाइस, देखो थोड़ा सा ना ये ग्राफ ऐसा मेशी एकदम ऐसे बहुत ज्यादा मेश लग रहा है, ऐसा मत निकालना है, एकदम ऐसा स्ट्रेट लाइन जैसा ही निकालना है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे इतना मैंने थिप्पा थिप्पा निकाला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो ऊपर में क्या था, सी ऑफ एन ऊपर था, इसलिए मैंने वो ग्रेटर लिखा। यहाँ पे क्या ऊपर है, एफ ऑफ एन है, और नीचे में ये है, मतलब ये ग्रेटर रहेगा, ये छोटा रहेगा, लेकिन देखो दोनों साथ में ही आ रहे थे यहाँ पे बहुत ज्यादा, एकदम को बोला, इसका मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू का भी रहेगा। तो कंडीशन यहाँ पे अपन लिख देते, क्या है मेरी कंडीशन। ठीक है, कंडीशन में क्या होगा मेरा, कंडीशन क्या है, सेम जो मैंने ऊपर में लिखी थी वही है, क्या है, एफ ऑफ एन, और यहाँ पे क्या था, सी डॉट जी ऑफ एन। में कंडीशन ऐसे बीच में मत लिखना, ग्राफ के नीचे में लिखना, ये समझना चाहिए आपको, हाईलाइट होनी चाहिए, दैट्स वाई मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये क्या रहेगा मेरा, ये ग्रेटर देन रहेगा और इक्वल टू भी रहेगा, क्योंकि देखो ये ऊपर में आया था। ठीक है, बस यही कंडीशन है, हमेशा याद रखना, ऊपर वाली की कंडीशन ये थी, नीचे वाली की कंडीशन ये है। ठीक है, इस तरीके से आपका बेस्ट केस एनालिसिस भी खत्म होता है। अब अपना आखिरी एक बचा है एवरेज केस, उसके बाद में अपन चालू करेंगे अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब देखो एवरेज केस को कैसे टैकल करना है, वहां पर हेडिंग दे देते हैं अपन कि क्या है अपना तीसरा, अच्छा 1 2 3 दिया था, तीसरा क्या है, एवरेज केस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है मेरा, एवरेज केस है। क्या है नेक्स्ट, एवरेज केस। अब देखो एवरेज केस के अपने दो अलग अलग तरीके की भी नाम होंगे ऑफ कोर्स, जैसे पहले वाले के दो अलग अलग थे। तो एवरेज केस को अपन बोल सकते हैं थीटा, क्या बोलते हैं, थीटा। और उसके बाद में इसको क्या बोलते हैं, टाइट, टाइट बाउंड।
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टाइट बाउंड भी कहा जाता है। अब इसका अपन ग्राफ देखते हैं, सॉरी ग्राफ के पहले अपन इसकी थ्योरी देखते हैं। अब देखो एवरेज का क्या होगा, एवरेज का मतलब क्या होगा, ये डिस्क्राइब करते होंगे ना क्या, बस मिनिमम मिनिमम बोलो या फिर मॉडरेट, यानी इतना ही नंबर ऑफ, यानी जैसे क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, द एक्सपेक्टेड टाइम टेकन ओवर ऑल दी पॉसिबल। ठीक है, यानी कि एकदम मिडल वाला रेंज, जैसे कि एक तो ये मैक्सिमम था, एक तो ये मिनिमम था, तो ये क्या रहेगा, मिडल ऑफ दिस। तो अपन कैसे लिख सकते हैं, द एवरेज, द एवरेज टाइम needed to required for execution, to required for execution of input size n। ठीक है, ऐसा भी अपन डेफिनेशन बना सकते हैं इसका। अदरवाइज इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज द एवरेज एवरेज number of steps required, to complete it, इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, जो एवरेज नंबर ऑफ टाइम जो लगता होगा किसी भी चीज को कंप्लीट होने में, किसी भी प्रोग्राम को कंप्लीटली एग्जीक्यूट होने में प्रॉपर वे में, उसको कहते हैं एवरेज केस ऑफ एनालिसिस। या फिर जो एवरेज नंबर्स ऑफ स्टेप्स होंगे किसी भी प्रोग्राम को रिक्वायर्ड होंगे कंप्लीट होने के लिए, या फिर किसी भी केसेस को एनालाइज करने के लिए, उसको कहा जाता है एवरेज केस ऑफ एनालिसिस। इसको और एक तरीके से कहा जाता है, जिसको अपन थीटा से भी बुलाते हैं, या फिर अपन उसको टाइट बाउंड से भी कहते हैं। तो ये दो तरीके के नाम हो गए अपने एवरेज केस के। अब इसका अपन ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ में क्या होगा, एकदम सिंपल सा ग्राफ होगा, जैसे अपना टाइट बाउंड और सॉरी जैसा अपना लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड का बाउंड निकला था ग्राफ, इसका भी सिमिलरली वैसा ही निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी वर्टिकल लाइन विल बी डिनोटेड एज अ टाइम। ये किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है टाइम को। और नेक्स्ट अपना जो हॉरिजेंटल लाइन होता है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ इनपुट्स को। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इनपुट्स भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसका यही एक कॉन्सेप्ट होता है इस ग्राफ का। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें ना तीन तरीके के आते हैं, एक तो C1 आता, दूसरा आता C2। अब तक अपन ने जो भी जितने भी ग्राफ निकाले उसमें सिर्फ C था, लेकिन अब यहाँ पे कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, तो इसका ना ग्राफ थोड़ा सा क्या बोलते हैं, खिचकट लेवल का है। ठीक है, देखो सबसे पहले ना इसमें C1 सबसे ऊपर में जाता है सबसे पहले। ठीक है, देखो तो ये जो मेरा C1 था वो सबसे ऊपर गया, और नेक्स्ट ही केस में वो सबसे नीचे आ गया। ठीक है, सबसे नीचे जाके फिर वापस ऊपर आया वो, और बाद में इस वाले केस पे जाके वो सेटल डाउन हो गया। ठीक है, सॉरी ये एफ ऑफ एन है, सॉरी ये एफ ऑफ एन है। थोड़ा सा कैसे कंफ्यूज हो जाता हूँ ना, मैं भी वो ग्राफ बड़े दिनों बाद देख रहा हूँ ना, इसीलिए। नेक्स्ट यहाँ से चालू हो रहा है क्या, हाँ यहाँ से चालू हो रहा है, कुछ ऐसा जा रहा है, वापस से इसी शेप में आके वो बैठ रहा है नीचे। रुक जाओ भी, अच्छे से देखने दो, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ना भाई, इसीलिए। ठीक है, और फिर वो यहाँ से ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है इसको अपन बोलेंगे C2.G(n)। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या बचा है मेरा, C1.G(n)। तो वो कैसा जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है ना, हाँ सबसे नीचे में है वो। ठीक है, यहाँ से निकला सीधा ऐसा गया, फिर यहाँ से वो आया कुछ नीचे में ऐसा, फिर यहाँ से गया वापस ऊपर, क्रिस्कॉट बनाया उसने वापस से क्रिस्कॉट स्ट्रक्चर, बट नीचे ही आ गया कुछ इस तरीके से। ये हो गया C1.G(n)। ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है अपना एवरेज केस का। ठीक है, अब इसकी कंडीशन लिखते हैं। ग्राफ को आपको एज इट इज लर्न करना ही पड़ेगा, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, ग्राफ ऐसे ही इनबिल्ड आते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी कंडीशन क्या रहेंगी, कंडीशन नीचे में ही लिखता हूँ क्योंकि थोड़ी सी बड़ी कंडीशन है ना, इसीलिए। देखो कंडीशन क्या है इसकी, कंडीशन बड़ी सिंपल है। सबसे पहले क्या है मेरा C1, सबसे नीचे में जो है पहले मैंने वो लिखा है मेरा C1.G(n)। उसके बाद में क्या है f(n), तो मैंने थोड़ी स्पेस छोड़ के f(n) लिखा। उसके बाद में क्या है C2.G(n). ठीक है, फॉर्मूलेज लिखने का, कंडीशन लिखने का यही तरीका। अब देखो ये उसके ऊपर है, मतलब ऑफ कोर्स ये वाली वैल्यू बड़ी होंगी और इक्वल टू होंगी, क्योंकि ग्राफ एकदम एक में को टकरा गया। नेक्स्ट क्या है उसके ऊपर, ये मतलब ये भी वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए,
देखो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, उस कंडीशन को डेवलप कर दिया। तो ये आपकी कंडीशन हो गई, किस चीज के लिए कंडीशन हो गई, आपकी एवरेज केस की कंडीशन हो गई, जिसमें क्या होता है C1 भी रहता है और C2 भी रहता है। तो C1 सबसे आगे आता है, C2 सबसे एंडिंग में जाता है, f ऑफ n बीच में रहता है। f ऑफ n इज ऑलवेज ग्रेटर देन c ऑफ g ऑफ n, c1 ऑफ g ऑफ n, बट ऑलवेज लेस देन c2 ऑफ g ऑफ n। ठीक है, इस तरीके से कंडीशन हमेशा याद रखना, कंडीशन को याद रखना है, क्योंकि आगे जाके इसके ऊपर पूरा न्यूमेरिकल अपन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में कि भाई अब आगे तो ये पूरा हो गया जो था मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसके जो 3 एनालिसिस थे वो भी मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आगे बढ़ते हैं अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के तरफ। थोड़ी क्या मेरा पता नहीं क्यों आ रहा था, तो ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्स। लकीली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में इतना लोचा लूचा कुछ है ही नहीं, वो बड़ा सिंपल सिंपल सा है। ठीक है, अब हेडिंग दे देते हैं अपन यहाँ पे, क्या है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्या है अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखो, एज द नेम सजेस्ट एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब क्या होगा, द टोटल, यहाँ पे लिख देते हैं, द टोटल नंबर ऑफ the total number of the space is required for the प्रोग्राम। अब देखो यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, पीछे वाले में मैंने क्या लिखा था, टाइम के वक्त स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा था, यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिख दो, ब्रैकेट में आप लिख दो फिर स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, क्या लिखा, द टोटल नंबर ऑफ स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोग्राम या फिर स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यानी जितना भी टोटल नंबर ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड होगा किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए या फिर किसी भी कोड के लिए, फिर किसी भी फंक्शन, किसी भी पॉइंटर के लिए, तो उसको अपन बोलते हैं, उस चीज का स्पेस क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उसका एग्जैक्टली मीनिंग कि भाई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। यानी देखो, जैसे कि जो भी अपना स्पेस होगा, जैसे कि अगर सपोज मेरा ये सिस्टम होगा, ठीक है, सिस्टम के अंदर ये पूरी उसकी क्या होंगी, मेमोरी होंगी, ये एक मेमोरी, ये एक स्लॉट, तो ये भी एक स्लॉट है, ये भी एक स्लॉट है, ये भी, यानी ये क्या है, SLOT स्लॉट 1, ये क्या है, स्लॉट स्लॉट 2 होगा, ये बाद में ये क्या होगा, स्लॉट 3 होगा। तो इनके लिए जितनी भी स्पेस लगती है, इनके लिए जितनी भी स्पेस लगती है, उसी को अपन बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ भी उसका यानी बेस्ट केस एवरेज केस ऐसा कुछ नहीं रहता, इसमें दो ही तरीके के उसके टाइप्स आते हैं। तो पहला टाइप आता है उसका फिक्स्ड, क्या आता है पहला, फिक्स्ड पार्ट, बाद में आता है नॉन फिक्स्ड पार्ट। अब देखो फिक्स पार्ट क्या होगा, एज नेम में ही दिया है, नाम ही दिया है, फिक्स पार्ट मतलब क्या होगा, जो ऑलरेडी फिक्स्ड होगा किसी पर्टिकुलर। अब फिक्स कैसे रहता है, जो मैंने पर्टिकुलर है, जैसे सिंपल है, जो मैंने बोला इंस्ट्रक्शन, या फिर जो वेरिएबल, जैसे कि देखो अगर मैंने लिखा, क्या लिखा, x इज इक्वल्स टू 2 लिख दिया, या फिर y इज इक्वल्स टू 3 लिख दिया, तो ये क्या होगा, फिक्स हो गया ना, कि x में क्या हो गया, 2 ही चला गया, y में क्या हो गया, 3 ही चला गया, यानी जो क्या, यानी इसका मतलब जो मेरा फिक्स पाथ होगा उसके लिए उतनी ही स्पेस अलोकेट होने वाली है। 2 के लिए 2 ही मेमोरी, क्या 2 नंबर की ही मेमोरी, यानी 2 ही नंबर्स ऑफ मेमोरी क्या होने वाली है, यूज होने वाली है। तो इसको अपन डिफाइन कैसे करेंगे, स्पेस रिक्वायर्ड, स्पेस रिक्वायर्ड फॉर कांस्टेंट, फॉर कांस्टेंट साइज, फॉर कांस्टेंट साइज और सिंपल वेरिएबल, और सिंपल वेरिएबल, और सिंपल वेरिएबल्स and the fixed and the fixed size instructions। ठीक है, अब देखो फिक्स्ड साइज इंस्ट्रक्शन में क्या आता है, रुको पहले अपन इसको तोड़ते हैं हिस्सों में। ठीक है, स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द कांस्टेंट साइज, कांस्टेंट साइज, कांस्टेंट मतलब कि भाई पता चल गया ये एक मेरा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, या फिर जो मैंने आई लिखा, नंबर ऑफ इटरेशन,
वो भी काय में आता है, कांस्टेंट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था मेरा इस डेफिनेशन में, सिंपल वेरिएबल। सिंपल वेरिएबल यानी ये एक्स एक्स हो गया, वाई हो गया, फिर आगे में जो भी अपन देंगे इंट हो गया वगैरह, उन सब के लिए क्या होता है, फिक्स वेरिएबल। इंट के लिए उतने ही नंबर ऑफ यानी बाइट्स, उतने ही 32 बाइट्स या फिर 16 बाइट्स ऑफ मेमोरी होगा। फ्लोट के लिए अगर अलग, डबल के लिए अलग होगा, जितने भी डेटा के जो टाइप्स होते हैं उनके लिए स्पेसिफिक उतना ही नंबर ऑफ स्पेस अलोकेट हो जाता है। देन एंड द फिक्स्ड साइज इंस्ट्रक्शन, अब फिक्स्ड साइज इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, अगर मैंने एग्जांपल में इसका लिख दिया प्रिंट, लिखा प्रिंट, बाद में इधर में दे दिया आयुष, प्रिंट लिखा और यहाँ पे दे दिया आयुष, तो मेरी फिक्स हो गई कि भाई प्रिंट के बाद उसको क्या करना है, आयुष प्रिंट करना है। तो ये क्या हो गया, मेरा एक फिक्स्ड साइज तरीके का इंस्ट्रक्शन हो गया कि नहीं उसको ये करना ही है, एट द एंड इतना परफॉर्म उसको करना ही करना है। तो ये क्या हो गया, मेरा फिक्स साइज ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो गया। अब इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं जिसको अपन बोलते हैं वेरिएबल पार्ट। अब वेरिएबल बोलो या फिर नॉन फिक्स्ड बोलो, एक ही है, ठीक है। वेरिएबल, पर वेरिएबल अच्छा लगता है गाइस सुनने में, तो वेरिएबल लिखेंगे, वेरिएबल पार्ट, ठीक है। वेरिएबल पार्ट मतलब क्या होगा, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्पेस रिक्वायर्ड, स्पेस रिक्वायर्ड फॉर, स्पेस रिक्वायर्ड फॉर डायनामिक अलोकेशन, डायनामिक डायनामिक अलोकेशन, डायनामिक अलोकेशन, ठीक है। अब देखो डायनामिक अलोकेशन के लिए जो भी स्पेस रिक्वायरमेंट होती है उसी को अपन बोलते हैं अपना वेरिएबल पार्ट। तो अब देखो डायनामिक अलोकेशंस मतलब क्या होता होगा, क्या लिखा है मैंने इसमें, डायनामिक अलोकेशन। तो डायनामिक अलोकेशन मतलब कि जो जिसका साइज अपन को नहीं पता कि भाई इसमें कितना भी जा सकता है। जैसे कि देखो मैंने लिखा है यहाँ पे स्टैक, जो भी अपने डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो उसमें जनरली डायनामिक प्रोग्रामिंग आती है, ठीक है। डायनामिक अलोकेशन तो जैसे स्टैक हो गया, बाद में क्या हो गया, क्यू हो गया, ट्री हो गया, बाद में ग्राफ हो गया, ठीक है। एरे भी आता है इसमें, एरे भी एक तरीके का डायनामिक एलोकेशन है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एरे, ए डबल आर वाई एरे, और बाद में आगे में साइज लिख दिया 5, बाद में वो 5 वेरिएबल डिफाइन होनी चाहिए बराबर। तो ये सब काय में आता है, अपना डायनामिक में आता है कि भाई नहीं इतने नंबर्स ऑफ फी, उसके लिए यानी पर्टिकुलर कुछ फिक्स नहीं है ना। स्टैक मैंने लिखा, स्टैक का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्या रहता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि भाई वो कैसे आएगा, कौन सा लास्ट रहा, कितना लास्ट रहा, कितना फर्स्ट गया, कोई आइडिया नहीं है। तो डायनामिकली है मतलब कुछ भी चेंजेस हो सकता है इसमें। क्यू का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब कितने नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज मेरे पास सबसे पहला है, कितने नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटी उसके बाद गए, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। उसी तरीके चाइल्ड, ये क्या होता है अपना ट्री में चाइल्ड नोड यहाँ पे होते हैं, मल्टीपल चाइल्ड नोड होते हैं। बाइनरी ट्री रहा तो कितने स्पेसिफिक ओनली 2 ही चाइल्ड नोड में यूज कर सकता हूँ, ऐसा होगा। ग्राफ में यहाँ पे अलग ही चलता है भाई इसका कॉन्सेप्ट, कितने भी मल्टीपल नंबर्स ऑफ चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं, पेरेंट नोड हो सकते हैं, कोई इशू नहीं होता, उसमें बैक ट्रैकिंग आती है, कुछ भी हो सकता है। एरे का भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल बता दिया था। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, डायनामिक एलोकेशन का यूज होता है इन द वेरिएबल पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूरा। इसमें आता है पहला फिक्स्ड पार्ट, बाद में आता है वेरिएबल पार्ट। दोनों को मैंने एकदम डिटेल में समझा। अब जो मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा, एक्स लिखा, वाई लिखा, या फिर यहाँ पे ये इतना सब लिखा, आप ये एग्जाम्पल में इतना लिखने के बाद एग्जाम्पल लिख के भी आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। मैं इसकी प्रॉपर पूरी थ्योरी डिटेल में कल डाल दूंगा, कल नहीं कहा कल डाल दूंगा। और जो ये नोट्स के फोटोज है, आप हो सके पॉसिबल, आज क्योंकि कैमरा थोड़ा मैंने कम जूम पे रखा है, हो सके पॉसिबल तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आज आपको इस सेशन के पूरे नोट्स का मैं ऑलरेडी पोस्ट सेक्शन में इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और कोई इशू नहीं है, आप वहां से भी इसको रेफर्स कर सकते हो, वहां से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके, ठीक है। या फिर अभी पॉसिबल होगा तो अभी भी लेना। ग्राफ अच्छे से निकालना, ग्राफ और ग्राफ के कंडीशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंडीशंस के ऊपर कल अपन इसके पूरे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, किस तरीके से ये अपन ने जो कंडीशन सीखी है, ये जो कंडीशन है, इन कंडीशन को कैसे यूज करना है, वो भी मैं आपको न्यूमेरिकल में अच्छे से, इसी कंडीशन के ऊपर पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, ठीक है। और न्यूमेरिकल थोड़े से लेंदी है गाइस, जो जनरली पेपर्स में आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपना पूरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के पूरे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। यानी अपने जो अपन ने सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करा था, ठीक है, सिलेबस जो अपन ने डिस्कस करा था उसमें से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और इन तीनों का थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा खत्म हो चुका है। अब मैं कल इसका क्या करूंगा, एक न्यूमेरिकल वाला पोर्शन डालूंगा, ठीक है। उसके बाद में नीचे का अपन को इतना कवर करना है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। ये जो रिकर्सिव फंक्शन है, नॉन रिकर्सिव, इसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो आगे के वीडियोस लेक्चर देखने के लिए स्टे ट्यून फॉर विद दिस चैनल, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।